नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 2 की। और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, यानी भारत की संरचना और भारत के उच्चावचन या भूआकृति के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसमें दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक है भौमिकी संरचना भारत की किस तरह की है और कैसे इसको विभाजित किया गया है। तो इस विभाजन में एक प्रायद्वीपीय पठार का ब्लॉक है, दूसरा हिमालय का ब्लॉक है और तीसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। तो ये तीन ब्लॉक अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल टाइम को शो करते हैं, तो इनको हम लोग समझेंगे। और फिजियोग्राफी या सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पार्टीशन किए गए हैं, तो इस पार्ट्स में नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जो उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग का पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय भाग है, चौथा इसमें इंडियन डेजर्ट जो मरुस्थली भाग है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोस्टल प्लेन और कोस्टल प्लेन के बाद द्वीप समूह के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा इसमें, जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अर्थ की उत्पत्ति 4.6 से 4 बिलियन साल पहले जो हैडियन यून का काल था उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति काल से लेके अब तक पृथ्वी की बाह्य सतह आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा काफी प्रभावित हुई है और इसके कारण पृथ्वी की बाह्य संरचना में पर्याप्त परिवर्तन आए हैं। प्लेट विवर्तनकी के सिद्धांत पढ़ते समय हमने देखा था कि सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे, जिसको पैंजिया नाम दिया गया था। और ये पैंजिया दो भाग में विभक्त हुआ, एक अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो प्राचीन भाग है, इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था और अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। उस समय भारत की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी। दक्षिणी गोलार्ध से प्लेटों के मूवमेंट के कारण भारत की स्थिति धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में आई और ये अभी भी उत्तर की तरफ गतिशील है। तो ये डायग्राम हमने पहले भी समझा हुआ है, इसको फिर से देख लेते हैं। ये अर्ली इंडिया, ये 71 मिलियन साल पहले की बात है। ये फिर 35 मिलियन साल पहले, और ये है हमारा इक्वेटर या 0 डिग्री। तो इक्वेटर पार किया 38 मिलियन साल पहले और 10 मिलियन साल पहले लगभग टच होने जा रहा था। और आज का भारत हमारा ये है। तो ये एक फैक्ट है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव किया और इस मूवमेंट के कारण भारत के जलवायु पे, यहाँ के प्राकृतिक व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इन परिवर्तनों के बाद वर्तमान समय में जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मेशन में अंतर है, इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में अंतर के आधार पर भारत को 3 भौमिकीय रूपों में रखा जा सकता है। इसमें पहला है प्रायद्वीपीय भाग, दूसरा है हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत और तीसरा यूनिट है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन। तो इस मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरा भाग हिमालय और पूर्वांचल या और भी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद बीच में ये मैदानी भाग है और मैदानी भाग के बाद लगभग ये ट्रेंगल शेप में ये हमारा पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय ब्लॉक है। और यही ब्लॉक बेसिकली गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। तो ये रफली त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो यहाँ पे ये कच्छ का प्रायद्वीप है, ये वाला सेगमेंट। और कच्छ प्रायद्वीप से ये अरावली की हिल्स हैं जो दिल्ली तक गई हुई हैं और दिल्ली के आगे ये हरिद्वार तक है, दिल्ली हरिद्वार रिज। और माना जाता है कि ये हिमालय के नीचे भी पाई गई हैं। तो अरावली से लेके ये विंध्यन हिल्स, राजमहल हिल्स तक आई हैं, वेस्ट बंगाल के पश्चिमी भाग तक। और यहाँ से फिर पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट होते हुए लास्ट में दक्षिण में कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियों तक है। और इसी में थोड़ा सा विस्तार है शिलांग पठार और असम में कार्बी आंगलांग पठार के रूप में। बीच में यहाँ पे गैप है, ये बेसिकली एक भ्रंश की उत्पत्ति के कारण बना हुआ है। तो इसको कहते हैं राजमहल गारो गैप। राजमहल हिल्स हमारी झारखंड में है, यहाँ पे झारखंड और बंगाल का सेक्शन। और गारो हिल्स है शिलांग में। इन दोनों के नाम पे राजमहल गारो गैप या इसको मालदा फॉल्ट भी कहा जाता है। मालदा एक प्लेस है पश्चिम बंगाल में। तो ये फॉल्ट इस पठार को अलग अलग करता है। और इस फॉल्ट की उत्पत्ति जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस समय तनाव मूलक बल के कारण हुई है। यह पठार बहुत ही ज्यादा पुरानी ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है और ये लगभग स्टेबल लैंड मास है, जिसको हम लोग क्रेटांस के नाम से भी जानते हैं,
जो दृढ़ भूखंड हैं, जो प्राचीन दृढ़ भूखंड हैं जिनमें परिवर्तनशीलता काफ़ी कम है, ऐसे भूखंड को क्रेटान कहते हैं। तो ये दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार क्रेटान के रूप में स्थित है और इस पे चट्टानें बहुत ही ज़्यादा पुरानी पाई जाती हैं। यह पठार भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग रहा है। तो लंबे समय से मूवमेंट के कारण इस पे अपलिफ्टमेंट हुआ है, रिफ्टिंग हुई है, रिफ्ट यानी भ्रंश की क्रिया हुई है, घाटियां बनी है, भ्रंश के पर्वत बने हैं। जैसे कोई चट्टान है, इस पे जब तनाव मूलक बल लगता है तो भ्रंश बन जाते हैं, ये चट्टानें चटक जाती हैं प्लेन के सहारे और फाइनली ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो जो चट्टान यहाँ शुरू में हुआ करती थी जिसका लेवल ये था, संचलन के कारण नीचे चली गई और इस घाटी को कहते हैं हम लोग रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी भी बहुत सारे बने हुए हैं प्रायद्वीपीय भाग पे और दो रिफ्ट घाटियों के बीच ये जो बचा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो रिफ्ट घाटियां भी बनी हुई हैं और ब्लॉक माउंटेन भी बने हुए हैं। इन रिफ्ट घाटियों से होकर नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी इसके उदाहरण है। इस प्रायद्वीपीय भाग पे जो भी पर्वत पाए गए हैं मोस्टली अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अरावली का। अरावली के साथ पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामला, महेंद्रगिरी, ये सब बहुत सारे पर्वत हैं। इसके लिए आप एटलस में देखेंगे आपको सारे दिखाई देंगे। तो ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब इस ब्लॉक में जो नदियां बहती हैं उन नदियों का ग्रेडियंट बहुत कम होता है। कारण क्या है कि ये नदियां प्राचीन समय से बह रही हैं और ये धीरे धीरे अपने ग्रेडेड कर्व को प्राप्त कर रही हैं। तो नदी के प्रवाह में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक उसका प्रवणित वक्र होता है और दूसरा उसका बेस लेवल होता है। तो थियोरेटिकली नदी अपने बेस लेवल से नीचे कटाव नहीं कर सकती, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये मैक्सिमम आती है अपने ग्रेडेड कर्व तक या प्रवणित वक्र तक और यहाँ पे ये नदियां संतुलित अवस्था में हो जाती हैं और इससे नीचे जनरली कटाव नहीं कर पाती जब तक कि कोई चेंज ना हो। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने प्रवणित वक्र को प्राप्त कर चुकी हैं, तो इसलिए इनका ग्रेडियंट बहुत ही स्लो है। और ये नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो ग्रीक लेटर डेल्टा से ये हमने समझा था लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में। तो डेल्टा का निर्माण जनरली समुद्र में होता है, समुद्र के किनारे होता है, जहाँ पे नदी का ढाल इतना कम हो जाता है कि वो अपने अवसाद को कैरी फॉरवर्ड करने में सक्षम नहीं हो पाती। तो वहाँ पे अवसाद त्रिभुजाकार रूप में जमा होने लगता है। पश्चिमी भाग में जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं प्रायद्वीपों से निकल के, तो वो डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी में बेसिकली सेडिमेंट नहीं होता, वो एक तरीके से घाटी भी होती है जो समुद्र के नीचे होती है। अब इसमें जो दूसरी यूनिट आती है हिमालय और पेनिनसुलर माउंटेन है, जिनकी एज लगभग एक जैसी है। तो इन पर्वतों की खासियत है कि ये यंग है और यंग होने के कारण जिनकी एज कम है ये कमजोर भी है और इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। इस भाग पर आंतरिक और बाह्य बल काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें फॉल्ट, फोल्ड और थ्रस्ट प्लेन इन सबों का डेवलपमेंट हो रहा है। और इन क्षेत्रों पे जो नदियां भी प्रवाहित हो रही हैं वो काफी तेजी से प्रवाहित हो रही हैं और वो अभी युवावस्था में है, यानी इरोजन की क्षमता उनकी अधिक है और नए नए स्थल रूप बन रहे हैं। तीसरी यूनिट हमारी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। ये माना जाता है कि जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन। अब ये क्या है? जियोसिंक्लाइन बेसिकली दो स्थल भागों के बीच में छिछले जल के संकरे भाग होते हैं जिनमें तली में जमाव पाया जाता है। ये जमाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि नदियां स्थल भागों से तलछट का जमाव करती हैं और धीरे धीरे ये मोटा होता जाता है और मोटा होता है तो इसकी तली में धंसाव भी पाया जाता है, तो इसको जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाता है। तो बेसिकली भारतीय भाग और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सकरा सा सागर था और इसमें वलन होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो हिमालय और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार के बीच की जो खाई थी यही जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन है, जिसमें अवसादों के भर जाने से उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। और गंगा ही क्यों, इसमें सिंधु नदी का भी योगदान है और ब्रह्मपुत्रा नदी का भी योगदान है, इसलिए इसको इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। और ये मैक्सिमम डेवलप किया था हिमालय के थर्ड फेज। एक्चुअली हिमालय के निर्माण में कई सारे फेजेज हैं। जो सबसे पहला फेज है कराकोरम फेज, दूसरा है मल्ला जोहार फेज, तीसरा सिरमुरियन फेज, चौथा शिवालिक फेज और पांचवा यूस्टैटिक फेज, जो हिमकाल के बाद धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये जो तीसरा फेज था, ये तीसरे फेज के टाइम ये मैक्सिमम डेवलप था और धीरे धीरे ये गर्त नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से भरने लगा और भर के ये पूरी तरह से ये
प्लेन बन गया और इस प्लेन की गहराई लगभग 1000 से 2000 मीटर तक अवसाद है इस प्लेन में। वैसे ऊपर से ये हिमालय पर्वत और दक्षिण पठार के बीचों में स्थित है और इसकी जियोलॉजी इन दोनों से ही अलग है क्योंकि इसका निर्माण का क्रम और इसकी चट्टान की संरचना में अंतर पाया जाता है। तो ये 3 जियोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं हमारे पूरे इंडिया में। अब जियोलॉजिकल ब्लॉक्स के बाद हम समझते हैं कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मीन्स कि कोई भी सतह बाहर से कैसी दिखती है, कहाँ पे हाइट है, कहाँ डेप्थ है, कहाँ किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, केवल ऊपरी सतह, इसको हम लोग फिजियोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं या भू आकृतिक की संरचना कहते हैं। तो ये बेसिकली संरचना जो होती है, ये चट्टान की संरचना, इस चट्टान पे लगने वाले प्रोसेस और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन तीनों का प्रतिफल होती है। तो जिस तरह की चट्टान की संरचना होती है उस तरह वहां पे उच्चावच होगा, उसका सरफेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस तरह के प्रोसेस यहाँ पे वर्क करेंगे वो संरचना मॉडिफाई होती है और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है। बेसिकली इसको हम कंसीडर करते हैं टाइम। तो ये W.M. डेविस एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन में इन तीनों को यूज किया था। तो किसी भी प्रदेश की जो फिजियोग्राफी होगी वो इन तीनों का प्रतिफल होती है और इन्हीं तीनों से वेरिएशंस होते हैं। तो इन वेरिएशंस के आधार पे इंडिया को हम लोग 6 भागों में विभाजित करते हैं फिजियोग्राफिकली। तो पहला है हमारा उत्तर का हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा इसमें है इंडियन डेजर्ट जो भारत का मरुस्थल है अरावली पर्वत से पश्चिम साइड, और पांचवा है तटीय मैदान, और तटीय मैदान के साथ साथ छठवां हमारा स्ट्रक्चर इंडियन आइलैंड्स जो द्वीप समूह है हमारे पास। अब इन 6 पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन डिस्कस करने से पहले इन 6 को हम लोग इस मैप पे देखते हैं। तो ये मैप आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेके ये पूरा उत्तर और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो गई। ये पहला डिवीजन है जो उत्तर के पर्वत और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां इसमें सम्मिलित हैं। ये दूसरा वर्गीकरण है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा वर्गीकरण ये प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा वर्गीकरण राजस्थान का डेजर्ट है ये, और पांचवा वर्गीकरण जो हमारे तटीय मैदान है, और इन तटीय मैदानों के बाद जो छठवां वर्गीकरण है वो द्वीप समूह है। तो हमारे पास 2 द्वीप समूह है, एक अरब सागर में है जिसको कंबाइंड रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। शुरू में ये 3 द्वीप समूहों का एक अलग से ग्रुप था जिसमें अमीन द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, लेकिन कंबाइंड रूप से इनको अब लक्षद्वीप कहा जाता है। और दूसरा ग्रुप हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रुप है। तो ये फिजिकल डिवीजन है। अब इस फिजिकल डिवीजन में हम सबसे पहले समझते हैं जो उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसमें पूरी तरह से हिमालय पर्वत है और उत्तर पूर्व में हिमालय की ही कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और ये बेसिकली 4 पैरेलल रेंज हिमालय के बने हुए हैं। तो जो सबसे पहले बना है, जो सबसे उत्तर में स्थित है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो बना है वो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं उसको। ग्रेटर हिमालय के बाद बना है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद वाह्य हिमालय या इसको शिवालिक कहते हैं। तो ये 4 सीरीज बनी हुई है और ये चारों एक दूसरे के पैरेलल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्वी भाग तक विस्तृत है। इन जनरल इसका जो मेन सेंट्रल एक्सिस है दैट मीन्स बृहत हिमालय है। इस बृहत हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और इस पूरे हिमालय की चौड़ाई कहीं 160 किलोमीटर से लेके कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर तक है। तो ये हिमालय हमारे उत्तर भारत में प्रहरी की तरह से काम करता है, और केवल प्रहरी ही नहीं, ये कई तरह के बैरियर को प्रोवाइड कराता है, और वो बैरियर होता है हमारा क्लाइमेट में, ड्रेनेज में, कल्चर में। ये जो चारों सीरीज हैं ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इनमें जो रीजनल वेरिएशंस हैं उन वेरिएशन के आधार पे पूरे हिमालय को 5 भागों में रखा गया है। तो सबसे पहला है हमारा कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हिमालय का, दूसरा है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा है अरुणाचल हिमालय, और पांचवा है ईस्टर्न हिल्स जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हिल पाई जाती हैं अरुणाचल के बाद, उन सब के बारे में
डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कश्मीर हिमालय को। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये रावी नदी से उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय, और इस हिमालय में बहुत सारी रेंजेज मिलती हैं, जिनमें कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज और आउटर हिमालय के रूप में जम्मू हिल्स वगैरह कम ऊंचाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इन समानांतर पहाड़ियों के बीच नदियों का प्रवाह होता है। इसमें हम देख सकते हैं सिंधु नदी, और इस क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा एक शीत मरुस्थल के रूप में है, जहां वर्षा की मात्रा लगभग नगण्य है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दो सबसे प्रमुख ग्लेशियर हैं, एक है सियाचिन और दूसरा है बाल्टेरो। सियाचिन की लोकेशन यहाँ है, और इसको दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है, क्योंकि रियली में ये चीन, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। इस क्षेत्र में गाडविन ऑस्टिन या K2 सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नंगा पर्वत। इस क्षेत्र में बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, जिनसे शहरों के रूट आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें जोजिला, बड़ा लसाला, ये सारे दर्रे प्रमुख हैं। तो दर्रे क्या होते हैं? बेसिकली ये पर्वतीय क्षेत्रों में नेचुरल पास होते हैं, जो या तो प्राकृतिक अपर्दन से बने होते हैं, या तो कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र बने हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों से जोड़ते हुए ये पास ऐसे बने रहते हैं। तो इससे व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला, पर्वतीय क्षेत्रों में आक्रमण भी हुए और माइग्रेशन भी हुआ। तो ये दर्रे प्राकृतिक पास होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के आर पार आने जाने का काम करते हैं। इसमें एक यूनिक घाटी है, जिसको हम लोग कश्मीर घाटी कहते हैं, और ये स्थित है पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीचों बीच। और इस कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित हो रही है, और डल झील भी इसी में है। तो बेसिकली यहाँ पे झेलम की एक बहुत ही खासियत है कि ये झेलम यहाँ मियांडर बनाती है। इसमें इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मियांडर कब बनता है। अगर लैंडफॉर्म वाला चैप्टर जो हमने समझा हुआ था, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि मियांडर वहां पे बनते हैं जो स्ट्रीम मैच्योरिटी में आ जाती है, यानी उसमें ऊर्जा का स्तर कम होता है और वो अपने साथ लाए गए अवसादों को ढो पाने में अक्षम होती है। तो ये नदी सीधी प्रवाहित न होकर सर्पिलाकार रूप से टेढ़ी मेढ़ी होकर प्रवाहित होने लगती है, तो इसको हम लोग मियांडर कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में मियांडर बनना एक अनूठी घटना है, और इसका कारण क्या है कि झेलम नदी डल झील से पार होती है। तो डल झील के स्तर में जब उत्थान हुआ होगा, तो उसको लोकल बेस लेवल मिल गया होगा, और ये नदी मियांडरिंग होने लगती है। और ये घटना बेसिकली हिमयुग के कारण है, क्योंकि हिमकाल में नदियों के, झीलों के स्तर बढ़ गए थे, और जैसे जैसे हिमकाल समाप्त हुआ, वो नदी फिर से अपनी पुरानी घाटी में बहने लगी। तो ये नदी यहाँ पे मियांडर बनाती है। और इसी कश्मीर घाटी में एक और विशिष्ट स्थलाकृति पाई जाती है, जिसको कारेवा कहते हैं। ये कारेवा वहाँ जाफरान की खेती के लिए बहुत ही फेमस है, वो केसर की खेती की जाती है। और ये बेसिकली झीलकृत निक्षेप के रूप में है, जिसमें कुछ ग्लेशियल निक्षेप भी पाए जाते हैं और भी पदार्थ मिलते हैं। तो जैसे ये डायग्राम है, ये इस तरह का निक्षेप कारेवा है, और ये कश्मीर घाटी के पूरे ढलानों पे है, और ये डायग्राम कारेवा को शो करता है। तो वर्तमान में कारेवा काफी डिस्टर्ब हुआ है, कहीं पे रेल लाइन बिछ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, या कहीं सिल्ट निकालने के क्रम में। तो ये इमेज शो करता है ये कारेवा को, और इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का डिपोजिशन हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे अमरनाथ की गुफा है, चरारे शरीफ है, वैष्णो देवी है। ये बहुत सारे धार्मिक केंद्र हैं। रावी नदी से लेके काली नदी के बीच तक ये है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय। और इस हिमालय में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये दोनों ही प्रवाहित होते हैं। इस पूरे क्षेत्र में बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों ही अच्छी तरह से पाए जाते हैं। तो बृहत हिमालय के बाद जब लघु हिमालय आता है, तो उसकी धौलाधर रेंज और नाग तिब्बा रेंज यहाँ पे पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, जिनको दून कहा जाता है। और दून में सबसे फेमस देहरादून का उदाहरण है। और देहरादून के अलावा फूलों की घाटी भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के हिमाचल क्षेत्र में ऊंचाई पे घास वाले मैदान पाए जाते हैं, जिनको बुग्याल कहा जाता है। और इन बुग्यालों में जो भोटिया जनजाति होती है, वो ट्रांसह्यूमेंस करती है, यानी जाड़े के दिन में वो घाटियों में नीचे आ जाते हैं, और गर्मी के समय जब ये बुग्याल खुल जाते हैं, तो चारागाह के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये हिमालय का दूसरा पार्ट, पहला ये कश्मीर हिमालय, दूसरा ये हिमाचल और
उत्तराखंड का हिमालय। तीसरा सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में स्थित है और इस क्षेत्र में बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं और बहुत गहरी घाटियां हैं। और जो मुख्य नदी प्रवाहित होती है वो तीस्ता नदी है। ये नदी हम देख सकते हैं। तो तीस्ता यहाँ पे काफी गहरे गार्ज बनाती है और यहाँ कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डरिंग एरिया में है। और साथ ही साथ दो दर्रे बहुत ही फेमस हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक दर्रा है नाथुला जिससे भारत और चीन का मार्ग जाता है और दूसरा दर्रा है जेलेपला। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं ऐसी हैं कि निचली ढलानों पे चाय की खेती अंग्रेजों के द्वारा विकसित की गई थी और यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के निचले ढाल पे औषधि जमाव हुए हैं जिनको दुआर कहा जाता है। ये औषधि जमाव चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चौथा हमारा जो डिवीजन है अरुणाचल डिवीजन, अरुणाचल हिमालय। और अरुणाचल हिमालय बेसिकली भूटान हिमालय से लेके यहाँ एक दीफू पास है, दीफू पास तक ये विस्तृत है। और इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियां कांगटू और नामचा बरवा हैं। इसमें बहुत सारी तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। और इन नदियों ने इस पर्वतीय क्षेत्र को काफी ज्यादा काटा हुआ है और यहाँ पे बहुत गहरे गार्जों का निर्माण हुआ है। इसमें कुछ दर्रे बोमडीला, बुमला, दिफू दर्रा और बेसिकली यहाँ की नदियां जो हैं वो पूरे वर्ष भर तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं और इनमें जल की मात्रा भी अधिक होती है। तो ये पूरे भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही फेवरेबल और संभाव्य जगह है, प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल के पहाड़ियों की। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां दीफू पास के बाद से शुरू होती हैं और इनको कई जगह स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे ये पटकाई बूम, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में इसको मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स कहते हैं। तो ये पहाड़ियां लगभग कंटिन्यूअस उत्तर से दक्षिण की तरफ ये फैली हुई हैं। इसमें जो मणिपुर है, मणिपुर बहुत ही विशिष्ट आकृति का क्षेत्र है और मणिपुर के बीचों बीच एक झील पाई जाती है जिसको लोकटक झील कहते हैं। लोकटक झील में बहुत ही अनूठी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसको फुमडी घास कहते हैं और ये घास झील में तैरती रहती है और ये फुमडी संगाई हिरणों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराती है। और इस प्राकृतिक आवास को हम लोग केवला लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड का एक यूनिक नेशनल पार्क है जो झील के ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है। ये उसी लोकटक झील का एक खूबसूरत सा दृश्य है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये मणिपुर की खासियत है। और मिजोरम में मिजो हिल्स, जो मिजोरम स्टेट है, यहाँ पे इसको मॉलेसिस बेसिन कहते हैं। बेसिकली मॉलेसिस बेसिन एक गर्त है आल्प्स रीजन में, नॉर्थ साइड में, और वैसे ही टोपोग्राफी मिजोरम की मिलती जुलती है। तो मिजोरम को इसलिए मॉलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये हिमालय पर्वत और पूर्वांचल की पहाड़ियों का एक सामान्य सा विवरण है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर मैदान अभी हमने जियोलॉजी में समझा था कि ये एक विशाल जियोसिंक्लाइनल गर्त को भरने से बना हुआ है। और गर्त भरी कैसे? नदियों के द्वारा, नदियों के अवसाद के जमा होने से गर्त का भराव हुआ है। इन नदियों में जो तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं, पहला है इंडस रिवर जो सिंधु नदी का तंत्र है, दूसरा है गंगा नदी का तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी का तंत्र। इन्हीं तीन नदियों के नाम पे इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान लगभग 3200 किलोमीटर के विस्तार में पूरब से पश्चिम फैला हुआ है और जिसकी चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच है। इस मैदान में अवसादों की अधिकतम गहराई लगभग 2000 मीटर तक है, एस्टिमेट है ये। इस मैदान को यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं तो बेसिकली इसमें 3 जोन पाए जाते हैं। पहला जोन है हमारा भावर, दूसरा तराई और तीसरा बाढ़ का मैदान, एलुवियल प्लेन। और इस बाढ़ के मैदान को 2 भाग में बांटते हैं, एक है खादर और दूसरा है भांगर। जब इसको देखते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र से पठार की तरफ, तो ये हमारा पर्वत शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत से निकलने वाली नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां जब प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े बोल्डर किनारे की तरफ जमा हो जाते हैं और उनसे छोटे पदार्थ उनके आगे जमा होते हैं और फिर एकदम महीन पदार्थ और फाइनली ये नदी की घाटी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो जब नदियां पर्वत से उतरती हैं तो बड़े बड़े बोल्डरों के बीच अंदर अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। तो लगता है कि ऊपर से ये नदी लुप्त
प्रतीत होती है। फिर इसके निचले जहाँ महीन पदार्थों से रचना हुई है, यहाँ पे नदी फिर से ऊपर आ जाती है। तो हिमालय के पैरेलल ये बेल्ट फैले हुए हैं। तो ये जो 8 से 10 किलोमीटर का पैरेलल रेंज है जो आउटर हिमालय के साथ साथ चलता है, तो इसको कहते हैं भाबर। और जहां नदियां फिर से सतह पे अवतरित होती हैं, इस पार्ट को कहते हैं तराई। ये 10 से 20 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। और तराई के बाद ये पूरा का पूरा बाढ़ का मैदान है। और इस बाढ़ के मैदान में जो पुराने मैदान है जहाँ पे बाढ़ का पानी वर्तमान में नहीं पहुँचता, जैसे ये सपोज ये मॉडर्न फ्लड लेवल है, तो जो ये क्षेत्र है ये बना तो है नदी के अवसाद के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, तो इसको कहते हैं भांगर। और जहाँ पे अभी भी बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, यानी वहाँ जलोढ़ नया है, तो इसको कहते हैं खादर। इस तरह से डिवीजन होता है उत्तरी मैदान का। तो भाबर, तराई और भांगर और खादर। इसको जब हम प्रादेशिक रूप से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। इस प्लेन में ये राजस्थान का मैदान है, ये पंजाब प्लेन है, और यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट ये गंगा का प्लेन है। और गंगा प्लेन को 3 भाग में रखते हैं हम लोग, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और तीसरा लोअर गंगा मैदान। और ये सेगमेंट हमारा चौथा पार्ट ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। तो ये मैदानी भाग का प्रादेशिक स्वरूप हुआ। इस मैदानी भाग में बहुत सारे स्थलाकृतियां मिलते हैं, और बेसिकली जो प्रोसेस है वो नदी है। तो नदियों के द्वारा जो बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे सैंडबार है, नदी की घाटियों में बनते हैं, मियांडर्स हैं, गोखुर झीलें हैं और ब्रेडेड चैनल्स हैं। ये सब हमने समझा हुआ है लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में। इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इसका एक यूनिक फीचर है, इसने नदी के द्वीप बनाए हुए हैं नदियों के चैनल के बीचों बीच। और इसमें एक सबसे बड़ा द्वीप बनता है हमारा माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इसका आकार यद्यपि बाढ़ के समय अपरदन के कारण परिवर्तित होता रहता है, लेकिन स्टिल ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका एरिया लगभग 875 स्क्वायर किलोमीटर है। और अब तो ये नया जिला भी बनाया जा चुका है। भारत में बहने वाली नदियों से बड़े बड़े डेल्टा भी बनते हैं, और इस डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा से लेके ओरिजिन तक इन नदियों के जो मैदान हैं, उनमें अत्यधिक उच्च उत्पादकता का जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इस जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना, जूट इत्यादि की खेती की जाती है, जो पॉपुलेशन के एक बड़े सेगमेंट को सपोर्ट करती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और ये प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग से जनरली 150 मीटर की हाइट से लेके 600 से 900 मीटर की हाइट तक इर्रेगुलर ट्रेंगल शेप में विस्तृत है। और इस ट्रेंगल का आधार उत्तर साइड है और दक्षिण की तरफ इस त्रिभुजाकार प्रायद्वीप का शीर्ष है। और इसके जो बाउंड्रीज हैं, ये दिल्ली रिज कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में। दिल्ली से आगे रिज हरिद्वार तक फैला हुआ है, और ये अरावली का ही एक्सटेंशन है। इसके बाद राजमहल हिल्स हैं हमारे पूर्वी भाग में, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, ये झारखंड वाला एरिया है। गिर रेंज है गुजरात में, और दक्षिण में कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां हैं, जो इस प्रायद्वीपीय पठार के चारों किनारे हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यहाँ से कुछ इस तरह से फैला हुआ है, तो गिर रेंज आपकी यहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियां इस तरफ हैं, और इलायची या कार्डमम हिल्स इस तरफ हैं, और दिल्ली हरिद्वार रिज कुछ इस तरह से है। तो ऐसे ये प्रायद्वीपीय भाग विस्तृत है। इसका कुछ हिस्सा मालदा फाल्ट या गारो राजमहल गैप के बाद इस तरफ है, जिसको शिलांग पठार और कार्बी आंगलांग पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये जो येलोइश कलर का है, ये हाइट को शो करता है। तो यहाँ पे है हमारा गिर रेंज, और गिर रेंज के बाद ये अरावली हिल्स हैं, जो दिल्ली तक गई हैं, और दिल्ली से आगे इवन हरिद्वार तक दिल्ली हरिद्वार रिज कहा जाता है। इसके साथ ये विंध्यन रेंज से बंधा हुआ ये राजमहल हिल्स यहाँ तक गया है, और ये छोटा नागपुर पठार है। ये यहाँ पे कार्डमम हिल्स यहाँ देखते हैं, तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा कटा फटा है। मुख्य भूमि में पठार यहाँ तक है, और इसका शिलांग पठार और कार्बी आंगलांग ये 2 पार्ट यहाँ पे है। तो वस्तुतः ये प्रायद्वीपीय भाग पूरे भारत के लिए एक हार्ड बेस की तरह काम करता है, और इसका आधार कुछ जैसलमेर की चट्टानों में भी मिलता है, मरुस्थलों के नीचे। उसी तरह से
ये फॉल्ट बना था हिमालय की उत्पत्ति के समय पे, जिस फॉल्ट को गारो राजमहल गैप या मालदा फॉल्ट कहते हैं। और वर्तमान में ये फॉल्ट नदियों के द्वारा भर दिया गया है, क्योंकि यदि नदियों की स्थिति हम लोग देखा जाए तो नदियां इधर से निकलती हैं और फिर इसी फॉल्ट से होके ब्रह्मपुत्रा और गंगा का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो ये फॉल्ट ने प्रोवाइड किया नदियों के रास्ते को, लेकिन इस फॉल्ट के नीचे जो है वो हमारा बेसमेंट प्रायद्वीपीय भारत का है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की बाउंड्री हुई। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है और इसको हम लोग पार्टलैंड के नाम से जानते हैं। ये पार्टलैंड शब्द छोटा नागपुर पठार पे लिया जाता है, जिसमें ऊपर से समतल और कुछ इस तरह से स्थलाकृतियां बनती हैं। प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर पठार पार्टलैंड टाइप के हैं, जो फ्लैट टॉप पठार हैं, और इनके उदाहरण कुछ मिलते हैं। हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक पठार, ये सारे पार्टलैंड यानी ऊपर से ये फ्लैट है। और ये लैंड मास चूंकि सबसे पुराना लैंड मास है और पुराना होने के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस पठार का जनरल एलिवेशन या सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है और पश्चिम से पूरब की ओर ढाल को नदियां अपने प्रवाह द्वारा भी सिद्ध करती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो करती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे इसमें जियोमॉर्फिक फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे टार्स होता है, ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट घाटी है, स्पर है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं, हमाकी हिल्स हैं। हमाकी मतलब जो छोटी छोटी चट्टानी पहाड़ियां होती हैं, और क्वार्टजाइट के डाइक्स हैं। डाइक्स जो सीधी वोल्केनिक इरप्शन से बनने वाली स्थलाकृति है, और ये नेचुरल साइड प्रोवाइड करते हैं वाटर के स्टोरेज के लिए। प्रायद्वीपीय पठार चूंकि बहुत ज़्यादा पुराना है तो इस पे बारंबार अपलिफ्टमेंट हुआ है, सबमर्जेंस हुआ है, तो बहुत सारी घटनाओं का ये साक्षी रहा है और इसी के कारण इस पे क्रस्टल फॉल्टिंग और फ्रैक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है। और इसका जो उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा रेवाइंस मिलते हैं। रेवाइंस यानी बीहड़, जो नदी पतली पतली नदियां होती हैं वो काफी गहरे खंदक बनाती हैं, और इनका कारण है कि यहाँ पे लूज चट्टानें पाई जाती हैं। तो चंबल नदी के बीहड़ सबसे ज्यादा फेमस है उसमें, और इन बीहड़ों के कारण जो टोपोग्राफी बनती है इसको हम लोग कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, क्योंकि सतह ऊपर से बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ हो जाती है। जो भी इसकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आधार पर ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें दक्कन पठार, दूसरा है केंद्रीय उच्च भूमि, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जिसमें कार्बी आंगलांग और शिलांग पठार की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये दक्कन का पठार है। और दक्कन पठार बेसिकली यहाँ हम जब एटलस में ध्यान से आप देखेंगे तो ये विंध्यन रेंज है जो गई है राजमहल हिल्स तक, और विंध्यन के नीचे सतपुड़ा रेंज है। ये सतपुड़ा बेसिकली ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है और ये घर्षित पर्वत हो चुके हैं, इनकी ऊंचाई काफी कम हो गई है। तो पर्वत कम, ये पहाड़ियों के रूप में ये फैले हुए हैं। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल उच्च भूमि, जिसमें विंध्यन पर्वत सीरीज और सतपुड़ा की पर्वत सीरीज है। और इसके दक्षिण में जो आता है भूभाग उसको हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार, और जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है वो हमारा शिलांग पठार और कार्बी आंगलांग का पठार, ये इस तरफ जो गारो राजमहल गैप के पूरब स्थित है। तो अब पहले डिस्कस करते हैं हम लोग दक्कन पठार को। तो दक्कन पठार को इमेज में हम देख सकते हैं कि इस तरफ से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, और इस तरफ विंध्यन और सतपुड़ा का रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो दक्कन पठार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दक्कन पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा है और पूरब में पूर्वी घाट से घिरा है, और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल रेंज और महादेव हिल्स, ये सारे विंध्यन और सतपुड़ा के ही सीरीज हैं। तो इनसे ये घिरा हुआ है, और ये बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट की तुलना में ऊंचा भी है और लगातार भी है, कारण कि नदियों का अपर्दन कम से कम हुआ है और मोस्टली नदियां इसी से निकली हुई हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट नदियों के कारण काफी कटा फटा है और बहुत ज्यादा अपघर्षित है। तो वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दैट इज अनईमुडी, और ये स्थित है अन्नामलाई हिल्स के ऊपर साउथ में, और उसी में और साउथ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जिसमें दोदा बेटा की चोटी है। तो अनईमुडी की हाइट 2695 मीटर और दोदा बेटा की हाइट 2637 मीटर, लेकिन अनईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो भी नदियां निकली हुई हैं इन नदियों का ओरिजिन पश्चिमी घाट के ऊपर है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों ही नीलगिरी पहाड़ियों पे
मिलते हैं। तो इन मिलन पॉइंट पे नीलगिरी हिल्स स्थित है। अब दूसरा पार्ट इसमें सेंट्रल हाईलैंड जो उच्च भूमि है, तो ये उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। तो इस उच्च भूमि में विंध्यान रेंज की सारी सीरीज आती हैं, सतपुड़ा रेंज की सारी सीरीज आती हैं, और इस सीरीज में बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिज्म हुआ है। और मेटामॉर्फिज्म के कारण चट्टानें अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित हो गई हैं। तो मार्बल, स्लेट और नीस इत्यादि यहाँ पे काफी ज्यादा पाई जाती हैं। और सेंट्रल हाईलैंड की जो बेसिक ऊंचाई है वो 700 से लेके 1000 मीटर ये औसत ऊंचाई है। पूरब में जब देखेंगे जो झारखंड वाला एरिया है तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, और राजमहल पहाड़ियों के बाद छोटा नागपुर का पठार आता है जो भारत का रूर रीजन कहा जाता है। और यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे लोहा इस्पात, कोयला और ये तमाम उद्योग वहाँ पे केंद्रित है। अब तीसरा जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो गारो राजमहल गैप के पूर्वी भाग में है। तो इसमें दो पार्ट हैं, शिलांग पठार मेघालय और मेघालय के साथ कार्बी आंगलांग का पठार। तो मेघालय पठार बेसिकली 3 पार्ट में रखा गया है और ये तीनों वहाँ की जनजातियों के नाम पे हैं। तो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। तो गारो, खासी और जैंतिया वहाँ की ट्राइब्स हैं और ये ट्राइब के नाम पे ही इसका नामकरण किया गया है। तो शिलांग पठार भी या मेघालय का पठार भी छोटा नागपुर की ही तरह रिच है और यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम पाए जाते हैं। यह पठार विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थानों को होल्ड करता है और यहाँ पे 2 प्लेस हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे इरोजन काफी ज्यादा हुआ है। अब हम समझते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो जो भारत का मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये राजस्थान में बेसिकली और गुजरात का पार्ट जो कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है उसके बीच में स्थित है। इस भाग में अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, लहरदार आकृति के मैदान पाए जाते हैं और इनमें कहीं कहीं अनुदैर्ध्य ड्यून्स और बरखांस पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में कि जो ड्यून्स विंड की डायरेक्शन में बनते हैं, जो सैंड ड्यून्स हवाओं द्वारा विंड के डायरेक्शन में बनते हैं, इन सब ड्यून्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। और जो ड्यून्स क्रेसेंटिक शेप में बनते हैं, क्रेसेंट के शेप में ऐसे बनते हैं हवा की डायरेक्शन के साथ, इनको कहा जाता है बारखान। तो बारखान और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स इन लहरदार मैदानों में पाए जाते हैं और चूंकि ये एरिया बहुत कम रेनफॉल प्राप्त करता है पूरे वर्ष में, जनरली ये 25 से 15 सेंटीमीटर वर्ष में प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कुछ एरिया तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वर्षण वाष्पीकरण का अनुपात बहुत ही अधिक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये ड्राई एरिया है। इस एरिया को माना जाता है कि मेसोजोइक एरा के टाइम पे यह एरिया समुद्र में था। कैसे? क्योंकि समुद्री निक्षेप यहाँ नीचे पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ की जलवायु बहुत ही शुष्क है और शुष्क होने के कारण फिजिकल वेदरिंग होती है और फिजिकल वेदरिंग में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो तापमान का होता है और विंड का एक्शन इस पे एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे काम करता है। तो बेसिकली राजस्थान का जो मरुस्थल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम स्लोप को देखते हैं तो स्लोप हमारा उत्तरी भाग उत्तर की तरफ सिंध मैदान की तरफ स्लोप लिए हुए है, जबकि दक्षिणी भाग रन ऑफ कच्छ की तरफ लिए हुए है स्लोप। लेकिन ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो जो एकदम शुष्क भाग है इसको हम लोग कहते हैं मरुस्थली। अरावली के पश्चिम वाला जो अर्धशुष्क क्षेत्र है इसको कहा जाता है राजस्थान बागर। तो बागर और मरुस्थली ये इस राजस्थान मरुस्थल के 2 पार्ट हैं। इसमें जो नदियां हैं वो ज्यादातर अंतः प्रवाही होती हैं और कहीं ना कहीं किसी छोटे झील में समाप्त हो जाते हैं। ऐसे झील को प्लाया कहते हैं। तो यहाँ चूंकि लवणता की मात्रा अधिक होती है तो ये जो प्लाया है ये नमक के उत्पादन के केंद्र के रूप में काम करते हैं। अब भौतिक आकारिकी के क्रम में समझेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन्स को, जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं। यानी अगर इंडिया का हम लोग मैप बनाते हैं तट का तो कुछ इस तरह से बन के आएगा। यहाँ हमारा डेल्टा है सुंदरबन का और यहाँ के इधर ये मुख्य भूमि है। तो ये जो बीच वाला रीजन है जो एकदम किनारे तटीय भाग
जो प्रायद्वीपीय भाग के किनारे है और इसकी उत्पत्ति भी नई है प्रायद्वीपीय भाग की तुलना में। तो ये हमारा तटीय क्षेत्र है। तो इसको दो भाग में रखते हैं हम लोग। कन्याकुमारी जो केप कोमोरिन है, इसके पश्चिम वाला ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया और इसके पूरब वाला पूर्वी तट हो गया। तो पश्चिमी तट पे कई सारे मैदानी भाग हैं जो स्थानीय रूप से डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ गुजरात वाला जो तट है, कच्छ से कठियावाड़ तट, इसके बाद जो महाराष्ट्र वाला तट है उसको कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट के बाद गोवा में गोवा तट, और गोवा तट के बाद इसको कहते हैं मालाबार तट, और मालाबार तट में बेसिकली केरल का हिस्सा और कुछ कर्नाटक का हिस्सा आता है। इसी तरह से जो तमिलनाडु तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट से जो आंध्र तट और चिल्का झील तक इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार। इसके बाद उत्कल तट और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा। तो ये इस तरह से तट बने हुए हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो जो पश्चिमी तट है यानी ये वाला, ये पश्चिमी तट सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन है। मतलब ये हुआ कि ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के क्रम में हमको ये पता है कि भारत में जो फॉल्ट बना था यहाँ से ये तट नीचे गया था जब भारत मेडागास्कर और अफ्रीका से अलग हुआ था। तो आज भी ये तट नीचे जा रहा है। और इसके उदाहरण जैसे द्वारका को लिया जाता है, तो धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका छोड़ रहे थे तो उन्होंने पैर से उस नगर को समुद्र के नीचे डुबा दिया। लेकिन जब हम जियोलॉजिकली बात करते हैं तो यह तट सबमर्जेंट तट है जो नीचे जा रहा है, और उसी का एक प्रमाण है कि द्वारका नगरी आज भी समुद्र में लगभग 10 मीटर के आसपास वो नीचे स्थित है। और केवल द्वारका ही नहीं, ऐसे कई प्लेसेज हैं जो पहले ऊपर थे लेकिन अब वो नीचे हैं। तो इसलिए इस तट को सबमर्ज कोस्ट कहा जाता है। और सबमर्ज कोस्ट होने के कारण यहाँ पे जो मग्न तट वाला क्षेत्र है वो काफ़ी पतला है, संकरा है, और इसके कारण यहाँ पे नेचुरल पोर्ट और हार्बर जो समुद्री बंदरगाह बनते हैं उनके लिए प्राकृतिक रूप से जगह बनी हुई है। और इन बंदरगाहों में जो प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं, मार्मागांव, मंगलोर, कोचीन इत्यादि, ये सारे नेचुरल पोर्ट बने हुए हैं जो भारत के पश्चिमी तट पे स्थित हैं। और भारत का बहुत बड़ा व्यापार इस पश्चिमी तट के पोर्ट से किया जाता है। इस कोस्ट लाइन को डिवाइड करते हैं तो कच्छ और कठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र, गोवा कोस्ट गोवा, और मालाबार तट कर्नाटक और केरला में पाया जाता है। तो मालाबार तट की एक स्पेसिफिक विशेषता होती है, यहाँ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे बैक वाटर, जैसे बैक वाटर बेसिकली लैगून्स होती हैं कुछ इस तरह से, और ये पूरा का पूरा पार्ट ये अवसादों से मिलके बनता है। तो ये समुद्र का ही पानी है जो घिर गया है, लेकिन ये एक टाइडल इनलेट के द्वारा मुख्य समुद्र से जुड़ा होता है। तो ऐसी झीलों को ये कहा जाता है लैगून्स, जो लोकल भाषा में केरला में इसको कायाल्स कहते हैं। और ये कायाल बहुतायत से केरल तट पे पाए जाते हैं जो मालाबार तट का हिस्सा है। इसमें सबसे जो मुख्य है वो लेक बिम्बनाद है। अगर आप एटलस उठा के देखिए तो बिम्बनाद झील है, और इस झील के किनारे किनारे वाले हिस्से में यहाँ पे लोग, एक वर्ड होता है पोल्डरिंग, ये हॉलैंड से लिया गया है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि समुद्र का तट बहुत हल्का होता है जिसमें जल होता है, तो यहाँ पे लोकल बाउंड्री करके, बाइंडिंग करके, और इस पानी को समुद्र में वापस कर देते हैं। और ये जो स्थल भाग मिला इसको पोल्डर कहा जाता है। बिम्बनाद झील के आसपास के समुद्री जगह को इस तरह से खाली करके यहाँ पे सेलाइन राइस की खेती होती है, चावल की खेती करते हैं केरला में लोग ऐसी जमीन पे। इसके साथ ही ये कायाल्स मछली पालन में भी काम आता है, टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा आकर्षण का सेंटर है, और केरला के लोगों के लिए कल्चरल एक्टिविटी का भी काम करता है। एक बहुत ही फेमस दौड़ होती है, नौका रेस होती है बेसिकली, नेहरू ट्रॉफी बलमक्कली दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष पुन्नामदा कयाल्स में किया जाता है, और ये उसका एक खूबसूरत सा इमेज है, यहाँ देख सकते हैं ये नौका दौड़ है। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट के जस्ट अपोजिट ये इमरजेंट कोस्ट है, यानी ये तट धीरे धीरे
ऊपर की ओर आ रहा है और इस कारण इस पे बहुत ज्यादा डेल्टा का विकास हुआ है, क्योंकि ऊपर उठने वाले तटों का मग्न तट काफी चौड़ाई में विस्तृत होता है और बहुत सारी नदियां बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और उनसे डेल्टा का निर्माण हुआ है। और लगातार कई सारे डेल्टा इस पे बने हुए हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, फिर महानदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये डेल्टा प्रदेश चावल की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है और चावल की खेती की भी जाती है इसमें। तो इमरजेंट नेचर की वजह से इस पे पोर्ट और हार्बर कम बने हुए हैं और जो भी पोर्ट्स बने हुए हैं वो बेसिकली मैनमेड पोर्ट हैं। तो बहुत सारे पोर्ट हैं, जैसे कलकत्ता खुद ही है, पारादीप है, चेन्नई का पोर्ट है, विशाखापट्टनम है। ये बहुत सारे पोर्ट हमारे पूर्वी तट पे स्थित हैं और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है लगभग कहीं कहीं 500 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो दैट इज आइलैंड, जो हमारे द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है और पहला इसमें जो समूह है वो हमारा बे ऑफ बंगाल आइलैंड। इसमें जनरली अंडमान और निकोबार द्वीप के पूरे समूह हैं और इसमें 572 द्वीप छोटे बड़े मिला के सारे हैं और इनका रफली विस्तार 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच में है। ये माना जाता है कि ये पर्वतों की श्रेणियां हैं जो कि समुद्र में नीचे चली गई हैं और इसको मानने के पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला सेगमेंट है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हमने देखी थी, इसमें मणिपुर, मिजो हिल्स और बर्मा तक वो आई हैं, अराकान योमा, और उसी सीरीज में ये द्वीप दिखते हैं। तो ये मानने का रीजन ये है और इनकी उत्पत्ति मुख्यतया ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं बैरन और नारकोंडम द्वीप है। तो नारकोंडम द्वीप जनरली एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, लेकिन बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जिसमें समय समय पे धुएं और विस्फोट होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन द्वीपों पे कोरल डिपॉजिट भी हैं और बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेज भी हैं इनकी टोपोग्राफी में। अंडमान में जो पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स जो चोटियां हैं, वो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक और दूसरे नंबर की चोटी जो माउंट थोलियर है ये ग्रेट निकोबार में है और इसके पश्चात तीसरे नंबर की चोटी माउंट दियावोलो और माउंट कोयो, ये 4 चोटियां हैं। तो इसको जब हम इस डायग्राम से देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, तो ये ऐसे दिखता है। ये वाला द्वीप समूह अंडमान समूह है, ये इसको बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और इधर ये निकोबार द्वीप है, इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो कुछ इधर से ऐसे दिखेगा। तो अंडमान द्वीप में देखते हैं, यहाँ सबसे पहले कोको चैनल यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है जिसको कोको द्वीप कहते हैं और ये बेसिकली इंडिया ने कभी म्यांमार को ये सौंप दिया था और वर्तमान में यहाँ पे चीन का नौसैनिक अड्डा है कोको द्वीप पे। तो कोको द्वीप से कोको चैनल अलग करता है उत्तरी अंडमान को और अंडमान निकोबार की राजधानी ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग अलग होते हैं और ये 10 डिग्री चैनल से उत्तर अंडमान द्वीप है और दक्षिण में निकोबार द्वीप है, ये हम देख सकते हैं इसको। और निकोबार द्वीप में ही सबसे लास्ट पॉइंट हमारे भारत की सबसे दक्षिणी सीमा है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट बेसिकली 2004 की सुनामी में डूब गया था और यहाँ पे इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। तो वो मूर्ति बह गई थी समुद्र के अंदर, लेकिन बाद में उसको निकाल के फिर से स्टेबल कर दिया गया। इसके साथ अंडमान निकोबार में हम देख सकते हैं एक ये डंकन पासेज है। तो डंकन पासेज मिडिल अंडमान और लिटिल निकोबार को अलग अलग करता है और साथ ही इसमें कुछ रिकी आर्किपेलागो इस तरह के द्वीप समूह हैं, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। निकोबार द्वीप में जो निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे है सेम्ब्रेरो चैनल, इसके पूरब में है अंडमान सागर। तो ये इस तरह से कुछ लोकेशंस हैं इन द्वीपों की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बैरन द्वीप है, जो अभी बात कर रहे थे कि ये एक्टिव ज्वालामुखी का द्वीप है बैरन द्वीप, और जो एक्सटिंक्ट है वो दैट इज नारकोंडम द्वीप यहाँ पे है। तो ये कुछ द्वीप समूह हैं। इसी तरह से अरब सागर में बात करते हैं तो अरब सागर में लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकोय द्वीप हैं जिनको कंबाइंड रूप से हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं और ये 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 71 डिग्री से लेके 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ये फैले हुए हैं और इसमें लगभग 36 द्वीप हैं जिसमें केवल 11 द्वीपों पर
आबादी का निवास है और ये नजदीक है, लगभग 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर है केरल के तट से। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के द्वीपों से इस मामले में भिन्न है कि इनकी रचना कोरल डिपॉजिट से हुई है। जो प्रवाल द्वीप हैं वो बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं और बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप उनकी रचना ज्वालामुखी है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है जिसका एरिया 453 किलोमीटर है और ये सारे ही द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे उत्तर अमीन द्वीप है और अमीन द्वीप के दक्षिण में कनानोर द्वीप समूह माना जाता है। तो इसको हम लोग इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे ये अमीन द्वीप समूह है, यहाँ पे कनानोर आइलैंड और इसके बीच में है 9 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बाद 8 डिग्री चैनल। ये 8 और 9 डिग्री या 10 डिग्री जो होते हैं ये बेसिकली अक्षांशों के आधार पे नाम दिया गया है। तो ये 8 डिग्री चैनल के बाद शुरू होता है मालदीव्स। तो मालदीव्स के ही सीरीज में ये द्वीप हैं और भारत की जो टेरिटोरियल विस्तार है वो 8 डिग्री चैनल के बाद से शुरू होता है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को और कनानोर द्वीप को अलग अलग करता है। तो इन द्वीप समूहों को कंबाइंड रूप से लक्षद्वीप का नाम दिया गया है। तो ये भारत के भौतिक विभागों के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।